वेलकम बैक टू नो एंड ग्रो एवरी डे। और आज की वीडियो में आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी। बहुत स्पेशल हूँ। इसको ही लगता है खाली। और आज के वीडियो में आई हैव ए वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी, मिस्टर किशन। Thank जरा you. तालियां 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 थैंक यू तालियां। थैंक यू मैं हूँ। ही इज माय बिजनेस पार्टनर एंड आल्सो अ वेरी गुड बड़ा फ्रेंड ऑफ partner माइन। हाँ, ये इसको ही लगता है। Alright. बहुत ही रिसेंटली मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उन्होंने बताया था कि गोल्ड ने पिछले 10 सालों में सेंसेक्स के रिटर्न को बीट किया है। सो इन द लास्ट 10 years gold has delivered about 134% of overall complete returns, Okay. whereas Sensex has delivered only 130% worth of returns. Alright. And उसी आर्टिकल में उन्होंने ये भी बताया था कि even bank FD has managed to almost beat Sensex के returns in the last 10 years. ओके सो जो दो क्वेश्चंस हम आंसर करेंगे, वन ऑफ द क्वेश्चंस इज डज दिस मीन कि गोल्ड एंड एफडी सबसे बेस्ट एसेट क्लास है, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज डज दिस मीन कि इक्विटी इज द वर्स्ट एसेट क्लास। तो आज विल प्रेजेंट यू विद सम नंबर्स, जिसके बाद वी विल कंक्लूड कि कौन सा क्या है और कैसा होना चाहिए। Alright, then let's begin with the numbers itself. So article में जो numbers दिए थे पहले we'll Yeah. start discussing with that. तो last 10 years में बैंक FD के average returns क्या थे, and that has to be including the fact कि पहले FD के returns ज़्यादा हुआ करते थे और अभी धीरे धीरे उसका rate of return कम होता जा रहा है। ऑफ कोर्स रिड्यूसिंग रेट पे ही एवरेज निकाला हुआ है। तो बैंक एफडी इन लास्ट 10 years एवरेज रिटर्न has been at 7.94%. ओके, एंड गोल्ड ने पिछले 10 साल में एक एवरेज कितना रिटर्न दिया है हमको? ओके, गोल्ड 2010 में 17,900 था, ओके, एंड राइट नाउ इट्स एट 53,000। तो Okay. उसका एवरेज रेट बैठता है एट 11.45% फॉर 10 Alright, years. that is pretty high. And Sensex ने फाइनली कितना रिटर्न दिया है इन द लास्ट 10 years? ओके, सेंसेक्स का in 2010 सेंसेक्स was at 17,700 Okay. और आज सेंसेक्स closed at 37,700. ओके, So उसका एवरेज रिटर्न फॉर 10 years बैठता है 7.86%. which is pretty low. So we can't really say कि वो आर्टिकल जो था वो कुछ गलत कह रहा था. Their numbers check out. Their Yeah. numbers were correct. Yeah. But let us also give you a couple of set of numbers in front of that. तो लेट मी आस्क यू, तो ये टाइम पे एक आम इन्वेस्टर क्या करेगा ये आर्टिकल्स पढ़ने के बाद? they So can be let confused. me show you a couple of numbers from my side as well. तो अगर अभी हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स देख रहे हैं, which is just one index which we are checking now. अगर उसी की जगह मैं एक अच्छा लार्ज कैप फंड पकड़ूं, I can't take the name of it, but एक अच्छा लार्ज कैप फंड पकड़ूं तो उसने पिछले 10 साल के जो एवरेज रिटर्न्स है वो 10.8% के दिए हैं। राइट ओके, 10.8% के दिए हैं। Whereas मैं अगर वहीं पे एक अच्छा मल्टी कैप फंड पकड़ूं जो कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है, तो उसका एवरेज रिटर्न हैज बीन अ स्टैगरिंग 18.15% in the last 10 years, which includes this March का correction. All right, 18.15%. Yeah, right. So basically what you're trying to say is कि यहाँ पे आर्टिकल में जो दिया है that was just एक इंडेक्स का नंबर दिया है. Correct. It does not include the investment strategy that can be applied into equity market. Is that what you're trying to say? Exactly. So Right. current situation में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? Because a lot of people after they read this, उनका मन हट जाता है कि भाई इक्विटी में तो क्यों ही इन्वेस्ट करें जबकि गोल्ड जैसा एक सेफ इन्वेस्टमेंट हमको इतने अच्छे रिटर्न दे रहा है और बैंक एफडी भी ऑलमोस्ट सेंसेक्स जितने ही रिटर्न्स हमको कमा के दे रहा है. देन व्हाई शुड वी इवन डैबल इन द मार्केट? तो इसका सिंपल से सिंपल आंसर है भाई साहब, डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन इज द नेम ऑफ द गेम. एक सिंपल सा सवाल मैं आपको पूछता हूँ कि जब आप अपना वार्डरोब खरीदते हैं, यानी कि जब आप अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, तो क्या आप हमेशा एक ही सिंगल टाइप की टी शर्ट या एक ही सिंगल टाइप की शर्ट और सेम कलर, सब कुछ सेम टू सेम कलर का खरीद के आपके वार्डरोब में भर देते हैं? Of course not. नहीं, राइट? ऑल ऑफ योर ओकेजन्स, ऑल ऑफ योर सिचुएशंस डिमांड अ डिफरेंट आउटफिट. आप घर पे हैं तो अलग आउटफिट, आप बाहर जा रहे हैं तो अलग आउटफिट, शादी में जा रहे हैं तो अलग आउटफिट, वर्कआउट कर रहे हैं तो अलग आउटफिट. तो फिर आप हमेशा ऐसा क्यों सोचते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको सारा का सारा पैसा एक ही एसेट क्लास में घुसा देना है? भाई साहब, आपको कोई नहीं कह रहा कि आपको 100% इक्विटी में ही इन्वेस्टेड रहना है, कोई नहीं कह रहा कि 100% गोल्ड में ही इन्वेस्टेड रहना है. सो यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि आप सारे एसेट क्लासेस में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखें. राइट? यू हैव टू इन्वेस्ट अ लिटिल बिट इन ईच एसेट क्लास. ओके, सो अगर हम एसेट क्लास की बातें करते हैं, कितने टाइप के एसेट क्लासेस होते हैं? Okay, so majorly the broad 5 asset classes are: number 1 equity,
जिसमें हमारा स्टॉक मार्केट आ गया, शेयर मार्केट Okay. आ गया. नंबर 2 इज कमोडिटीज, जिसमें अपना सिल्वर और गोल्ड आ गया. नंबर 3 इज फिक्स्ड इनकम और बॉन्ड मार्केट्स, यानी कि जो डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स Okay. होते हैं, दैट मार्केट. नेक्स्ट हो गया अपना रियल एस्टेट, जो कि Right. इनफैक्ट काफी लोगों का फेवरेट भी है. Yeah. एंड द लास्ट वन इज कैश, या फिर आपके बैंक में पड़े हुए पैसे, जो कि आप एट एनी मोमेंट्स नोटिस सीधा सीधा अपने हाथ में ला सकते हैं, विच इज लिक्विड फंड्स और Mostly लिक्विड, यहाँ FD में रखे हैं आपने. एफडी में रखे हैं, हाथ में Right. कैश हुआ. सो Okay. दीज आर द 5 ब्रॉड कैटेगरीज दैट वी Alright. कैन सी कि जिसमें हमको थोड़ा थोड़ा हमेशा उसमें रखना चाहिए. Yeah. राइट. और एक और चीज अगर आपने नोटिस की हो तो डिफरेंट एसेट क्लासेस आर इनवर्सली रिलेटेड. जैसे गोल्ड जब बढ़ता है you'll always see कि तब निफ्टी नीचे है. करेक्ट. निफ्टी बढ़ा हुआ है. विच Yeah. वी कैन सी लाइक इवन राइट नाउ, जब मार्च में Yeah. करेक्शन आया था, Yeah. तो गोल्ड का प्राइसेस हैव बीन शूटिंग अप सिंस, जब से वो करेक्शन आया. एग्जैक्टली. और सेम थिंग गोज ऑन, Vice versa as well. निफ्टी बढ़ता है तो गोल्ड कम होता है. कम होता है, विच यू कैन ऑल्सो सी इन द 2017-18 पीरियड, जबकि Yeah. मार्केट कंप्लीट बुल रन में था. Yes, उस टाइम पे yes. गोल्ड का प्राइस वाजंट परफॉर्मिंग एज वेल. राइट. एंड इफ यू आर वाचिंग दिस ऑन यूट्यूब, मैं यहाँ पे एक चार्ट भी डाल दूंगा विच यू कैन सी, विच Correct. विल टेल यू दिस एग्जैक्ट थिंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट. ओके. Now- नेक्स्ट सवाल बेसिकली लोगों का आता है कि ठीक है चलो मान लिया कि डाइवर्सिफिकेशन करना है, लेकिन कैसे, किस रेशियो में डाइवर्सिफिकेशन करें. तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं विच नीड टू बी कंसिडर्ड व्हेन एवर यू आर प्लानिंग योर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सबसे पहली चीज तो हो जाती है आपकी एज. नेक्स्ट हो जाता है आपका रिस्क एपेटाइट, कि आर यू द काइंड ऑफ पर्सन हु इज ओके विद टेकिंग मोर रिस्क in return for more better your rewards, your Right, profits. right. And also your time, कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं. Is your time horizon 5 years, 10 years or 40 years? And the Right. last is the current situation, कि आपको उस हिसाब से आपके रेशियो डिसाइड करने हैं कि currently what do you feel or what does your financial advisor feel, कि अभी कौन सी एसेट क्लास भागने वाली है या टूटने वाली है. राइट. एग्जैक्टली. अगर इसकी बात हम कर रहे हैं अभी, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस करेगा क्लाइंट को कि राइट नाउ इट इज ओवर वैल्यूड, यू शुड मूव योर फंड्स टू अ डिफरेंट फंड, डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट एसेट क्लास. सो द सेम थिंग हैपेंड विद अस. करेक्ट. हमने हमारे क्लाइंट को फरवरी में when we felt the market was really overpriced, we did not see this coming कि कोविड की वजह से इतना बड़ा क्रैश होगा. Nobody did. Yeah. बट वही टाइम पे फेब में जब मार्केट वाज एट 43,000, तब हमने हमारे क्लाइंट के पैसे जो थोड़े रिस्की फंड्स में थे, उसमें से हमने That is स्विच into करा pure के equity प्योर funds, इक्विटी right? फंड्स में Yeah. थे, वो हमने स्विच करा के थोड़ा डेट में, थोड़ा इक्विटी में, ऐसे फंड में डलवा दिए. सो दिस इज 4 years डाउन द लाइन, 4 months डाउन द लाइन, सॉरी. तो आज भी जितना पैसा फरवरी में उनका था, एग्जैक्टली उतना ही पैसा अभी भी है. इवन दो सेंसेक्स उस टाइम फरवरी में 43,000 43,000 था और अभी से 37 37 है. एग्जैक्टली. सो द सेंसेक्स इज डाउन, बट सही टाइम पे सही डिसीजन लेके वहां से पैसा निकाल के कोई और एसेट क्लास में ट्रांसफर कर दिया, बिकॉज वी सॉ दैट मार्केट वाज ओवर प्राइस्ड. सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू डू इट. कई Exactly. लोगों का देखने का तरीका होगा, देखो 4 महीने हो गए और हमारा पैसा बढ़ा नहीं. Yeah. बट कंपेयर टू जिनके पैसे पूरे के पूरे इक्विटी में होंगे, उनका पैसा टूट गया होगा, और उसके सामने जो हमने एडवाइस देके उनका पैसा हमने चेंज कराया, स्विच करवाया. Yes. That is at the exact amount that it was in February. So उनका loss limit हमने हो गया, लिमिट कर right? दिया. Exactly. So basically what my colleague is trying to say is कि जब आपका फाइनेंशियल एडवाइजर को लगता है कि कोई पर्टिकुलर एसेट क्लास चलने वाला है या टूटने वाला है, तो टाइमली एडवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन दो यू आर डाइवर्सिफाइड. Yeah. अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर रेशियो में अगर आपके पैसे अलग अलग एसेट क्लास में डाल दिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर आपका करंटली 80% आपका पोर्टफोलियो इक्विटी में है, 10% गोल्ड में है और 10% बॉन्ड्स में है, तो एट द राइट टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना एलोकेशन चेंज करें बेस्ड ऑन द मार्केट सिचुएशन. true. सो फरवरी में आई एम नॉट श्योर इफ यू अंडरस्टैंड द टेक्निकल्स और टेक्निकलिटीज ऑफ द मार्केट और नॉट, बट फरवरी में इन वेरी सिंपल टर्म्स द मार्केट वाज हाईली ओवर वैल्यूड. वो एक ऐसे पी लेवल पे पहुंच चुका था जो कि हिस्टोरिकल हाइज के आसपास था. उसके बाद इवन दो वी हैडंट इवन इमेजिन्ड के कोविड की वजह से ऐसा क्रैश आएगा, वी एंटिसिपेटेड कि भाई इतना ज्यादा हाई है, अभी इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो चुकी है, एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन सी अ करेक्शन इन दिस. Exactly. So we shifted, as he said, we shifted most of the funds and changed the allocation, the diversification, Yeah. and हमने most of the funds relatively safer bond funds में और asset allocator funds में और dynamic funds में invest करवा दिए थे, rather than completely keeping all the exposure into equities. Yeah, और एक और चीज होती है that I've always come across is कि
clients बाद में they realize that what I'm talking about makes sense. Yeah. But initially they have a complaint जब diversification करते हैं वो टाइम पे, Yes. क्योंकि जिनका जो टाइम पे स्मॉल कैप भाग रहा था Yeah. और जिनका पैसा स्मॉल कैप में था उनको 40% का रिटर्न मिला था. करेक्ट. बट वो टाइम पे आई ऑलवेज एडवाइज माई क्लाइंट कि आप डाइवर्सिफाई करके ही रखो. यस, दैट्स करेक्ट. बट वो टाइम पे इट डिड नॉट शो. ऐसा लगा कि वो 40% का रिटर्न कमा रहे हैं, हम 25% का रिटर्न कमा रहे हैं. Oh yeah, so okay. So they had this complaint. Yeah, so let me address that very quickly. कि जब हम डाइवर्सिफाई करवाते हैं तो उस टाइम पे अगर कोई पर्टिकुलर एसेट क्लास भाग रहा है, एज ही यूज्ड इन हिज एग्जांपल, तो उस टाइम पे क्लाइंट को हमेशा लगता है और वो हमारा गला पकड़ते हैं कि भाई साहब वो तो 40% कमा रहा है, हमारा पोर्टफोलियो खाली 25 या 30% ऊपर क्यों है. तो जब मार्केट या कोई पर्टिकुलर एसेट क्लास भाग रहा होता है ना, डाइवर्सिफिकेशन का फायदा, असली फायदा तब नहीं दिखता. डाइवर्सिफिकेशन का असली फायदा तब दिखता है जब वो एसेट क्लास टूटता है. Exactly, और आपने उसमें से टाइमली अपना पैसा बाहर निकाल लिया हो. सो right. अगर कोई इंसान 40% कमा रहा है लेकिन अगले ही 4 महीने में मार्केट टूटा और उसके वो 40 के 40% चले गए, Right. बट यू बिकॉज यू डाइवर्सिफाइड, आपका नुकसान सिर्फ 10 या 15% तक ही लिमिटेड रह गया. सो एट द एंड ऑफ द पीरियड यू आर स्टिल 20% प्लस, बट दैट गाय हु स्टार्टेड विथ 100 इज स्टिल बैक ऑन 100. उसने बिल्कुल बेसिकली कोई रिटर्न नहीं कमाया Right. बिकॉज ही डिड नॉट डाइवर्सिफाई. Yeah, exactly. Right. So what we are trying to say here is कि diversification डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है. करेक्ट. यू नो, डाइवर्सिफिकेशन इसलिए नहीं किया जाता कि आपको हायर रिटर्न चाहिए, आपको कंसिडरेबली रीजनेबल रिटर्न्स चाहिए along with downside protection. Yes. इसीलिए this diversification is really important. It's like Yeah. ऐसे बात करते हैं, just do not put all your eggs in one basket. One basket. तो this is the exact same thing. Diversification करो and protect your downside. Yeah. So basically आपको हमेशा देखना चाहिए कि आपको over the long term consistent returns मिल रहे हैं या नहीं. अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं और पहले साल में आप 100% रिटर्न कमा लेते हैं, लेकिन अगले 3 साल आप 20% लॉस कर रहे जा रहे हैं, तो आपका एक्चुअल जो रिटर्न है वो 40% ही है एट द एंड ऑफ 5 years. लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाई करके कंसिस्टेंटली 15 to 20% रिटर्न कमाए जा रहे हैं, इवन दो इन द फर्स्ट सिनेरियो पहले साल में अगर किसी का 40% प्रॉफिट होता, उस टाइम आपका सिर्फ 40% होता, लेकिन कमिंग ईयर्स में बाकी वाला जो दूसरा इंसान है वो लॉस करे जा रहा है, लेकिन आप उस टाइम भी कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करे जा रहे हैं, which means that you limited your downside. तो ओवरऑल जब एंड ऑफ द पीरियड आप देखेंगे तो यू विल बी इन प्रॉफिट बिकॉज यू डाइवर्सिफाइड. Yeah, exactly. और आपको So सारे एसेट्स का फायदा मिलेगा. गोल्ड बढ़ेगा तो गोल्ड का रिटर्न मिलेगा, इक्विटी बढ़ेगा, इक्विटी का रिटर्न मिलेगा, राइट? एग्जैक्टली गोज द सेम वे कि अगर कोई एसेट क्लास गिरने लगता है तो दूसरा एसेट क्लास बचा लेगा, बढ़ने लगता है, बिकॉज एज वी एक्सप्लेन्ड, जब मार्केट गिरता है गोल्ड ऊपर जाता है, जब गोल्ड नीचे जाता है उस टाइम मार्केट ऊपर जा रहा होता है. एग्जैक्टली. सो गोल्ड इज लाइक अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट. मार्केट गिरेगा तब गोल्ड ऊपर जाएगा. गोल्ड आपको लगता है इट्स ओवर प्राइस्ड, ओवर वैल्यूड, वो टाइम पे व्हाट द स्ट्रेटजी शुड यूजुअली बी इज कि तब वो टाइम पे गोल्ड को बेच के यूज दैट मनी इन एवरेजिंग योर equity इन्वेस्टमेंट. yes So that's correct. basically ये strategy से कोई अगर जाता है, that person will never make any losses. He'll always end up making good profits, or at least he will not end up making losses. Exactly. Yeah. So basically just before we end this, just tell our people who are watching कि एक ideal asset allocation ratio कैसा होना चाहिए. How does it look like? Say for example there's a 25-year-old guy. Okay. तो उसका asset allocation कैसा दिखना चाहिए? Like a 25-year-old guy, he is pretty much in a place जहाँ पे वो थोड़ा risk ले सकते हैं, because he has रिटायरमेंट के लिए उनकी एज काफी ज्यादा अभी है, टाइम बहुत बाकी है रिटायरमेंट में. So basically what we would suggest is he can go from 60 to 70% in equity. Correct. क्योंकि he wouldn't have problem for that, क्योंकि आराम से 30-35 साल पड़े हैं for accumulating that fund. Exactly. And also it is important कि equity में भी आप सारे के सारे एक ही फंड में ना डाल. Yeah, exactly. You need to diversify over there as well. There are different caps. Yeah. Large cap, small cap, mid cap, multi cap funds भी होते हैं. There are balanced funds जो equity में भी पैसा डालते हैं, debt में भी पैसा डालते हैं. Correct. So based on that, just make the portfolio diversified. Yes. Diversify करो. 70% अगर हमने पैसा डाला है equity में, और वो भी अलग अलग asset अलग अलग caps में, large cap, small cap, mid cap, बाकी का 30% can go into gold, debt market, or FD. Yes. So this is the ideal asset allocation for a 25-year-old guy. Yes, and that again depends on his situation. अभी ये सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट है that
the younger you are, basically the more risk you can take, and it also has to be monitored at all points of time. True. आप ये सोचेंगे कि आपने ठीक है 70 करके 30 करके छोड़ दिया और उसके बाद आपको 20 साल देखने की जरूरत नहीं है, तो भाई साहब वो भी गलत है. Yeah, even that is You wrong. need to continually keep on reviewing your portfolio कि आप सिचुएशन चेंज होने के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी एज बढ़ती है तो योर रिस्क फैक्टर हैज टू कम डाउन. Yeah. फॉर एग्जाम्पल मार्केट सिचुएशन चेंज होती है Yes, तो योर एसेट एलोकेशन नीड्स टू चेंज. तो यू हैव टू कंटिन्यूअली मॉनिटर योर पोर्टफोलियो. Yeah, यू हैव टू exactly. कंटिन्यूअली सी कि आपका रेशियो हैज टू बी करेक्ट बेस्ड ऑन एवरी डिफरेंट सिचुएशन, राइट? Yeah, एग्जैक्टली. अभी यही सेम चीज एक 50-year-old गाय के लिए इज नॉट वैलिड. नॉट गोना बी द सेम. या एग्जैक्टली. उनके लिए ये पोर्टफोलियो इज वेरी रिस्की. करेक्ट, दैट्स So करेक्ट. that is not something that we would ever suggest. So what we're trying to say is diversification करना चाहिए based on your risk, your age, the time you can give to your investment and the current situation. एग्जैक्टली. So diversification सबके लिए अलग अलग होता है. Exactly. So another example that I can actually think of is कि अगर आपने कभी गुजराती थाली खाई है अपनी लाइफ में, तो you must have seen कि आपकी थाली में basically सब कुछ थोड़ा थोड़ा दिया जाता है. So based on your situation आपको उस टाइम पे क्या मन कर रहा है, आप सीधा सीधा वो उठा के खा सकते हो उसमें. Exactly. Right? So अगर मैं आपको बात करूँ तो मेरी गुजराती थाली और मेरे पापा की गुजराती थाली are gonna be different. Yes. क्योंकि there are no restraints for me. मैं Yeah. कुछ भी खा सकता हूँ right now. और मेरे पापा इज डायबिटिक. Yeah. तो वो मिठाई कम खाएंगे, कुछ ऐसी चीज होगी So जिसमें he'll have शुगर some आएगा. restrictions. तो he'll have some restrictions. Yes. This is exactly how your portfolio should be. Yeah, it should कि- be like a थाली. थाली. Have Exactly. something of everything. Of everything. And आपको हर चीज का फायदा धीरे धीरे मिलेगा based on your situation and based on your age and other factors that were mentioned before. Yeah. So diversification भाई साहब is the name of the game. Also one very important point जो हमने इसमें अभी mention किया ही नहीं है. Okay. Currently हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस किया है एंड लंप सम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है. True. We didn't even put SIPs in here. SIP डालेंगे तो आपका जो रिटर्न है वो मच बेटर हो जाएगा बिकॉज आपने डाउन साइड के टाइम पे भी बाय किया था और अप साइड के टाइम पे भी बाय किया था. Right, cost द averaging. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डायरेक्ट इक्विटी का इन्वेस्टमेंट. कई सारे लोग बोलते हैं कि ठीक है इंडेक्स ने तो इतना ही कमा के दिया, लेकिन आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स देखिए. फॉर एग्जांपल द मोस्ट रीसेंट एग्जांपल जो हर किसी की आंखों का तारा बना हुआ है इस वक्त इज रिलायंस. Reliance, of course. Reliance from 2008 to 2013-14 did not move at all. वो somewhere between 380 से लेके approximately 550 के बीच में या 600 के बीच में Right. घूम रहा था. कोई phenomenal right, returns right. नहीं दिए उसने. But जैसे ही 2016 हिट हुआ तब Yeah. से लेके वो 2000 क्रॉस कर चुका है. So you have to be when you're investing in direct equity, you have to make sure that you pick good companies. Yeah, Right? That yeah, is yeah. also a part of your diversification. नहीं, of course. तो जिन्होंने डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करके उनके प्रॉफिट्स बुक करके देन फाइंडिंग अ न्यू जेम, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को ढूंढा, उसमें पैसा डाला. Yes. तो देयर रिटर्न्स, मतलब उनके रिटर्न्स को बीट ही नहीं कर सकते आप. उतने Any ज्यादा time, रिटर्न्स होंगे. बिल्कुल नहीं. बिकॉज जो लोग 1990s से इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, Yeah. उनका पोर्टफोलियो राइट नाउ इट इज मोर देन आराम से 50 टाइम्स, मोर देन 50 टाइम्स. इजी, वेरी इजी. Very easily. वो जो आप कहानियां पढ़ते हैं ना पेपर में कि अगर आपने कोई XYZ स्टॉक में अगर 1 लाख रुपए डाल दिए होते तो वो इस वक्त 1.5 या 2 या 5 करोड़ बन गए होते. That's ऑल true. दो स्टोरीज आर ट्रू बिकॉज Yeah. बिकॉज व्हेन अ पर्सन इज इन्वेस्टिंग या किसी सही एडवाइस पे अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, किसी करेक्ट कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके रिटर्न्स कोई और एसेट क्लास हो सकता है बीट बिल्कुल ना कर पाए. राइट? यू हैव Yes. टू बी वेरी केयरफुल इन व्हाट यू आर चूजिंग. एंड एक और फायदा जो इक्विटी आपको देता है इज साइकिलिंग योर मनी. जब भी आपको लगता है कि इक्विटी मार्केट बहुत ज्यादा लो है, यू कैन एंटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और जब आपको लगता है कि इक्विटी मार्केट बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, जो कि हमें भी लग रहा था फरवरी में, Right. which is why we took almost all of the money out from large cap, mid cap and small cap funds and put it into dynamic asset allocator funds. Right. is कि जब भी मार्केट हाई होता है आप अपना पैसा निकाल के अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. राइट? Yeah. That is one of the major benefits जो equity Yes, देता है, which yes. was not considered in this article. Yeah. So सबसे ज्यादा हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं. Yes, द मोस्ट yes. इंपॉर्टेंट थिंग इज डाइवर्सिफाई करो. किसी एक एसेट क्लास में सारा पैसा मत डालो. अगर अभी करंटली आप सिर्फ शुरुआत कर रहे हो और आप सिर्फ SIP कर रहे हो, तो गो अहेड एंड स्टार्ट विद योर SIPs इन अ म्यूचुअल फंड. जैसे जैसे आपके पास पैसे आते जाते हैं, आपका पोर्टफोलियो का साइज बड़ा होता जाता है, तो स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग एंड पुटिंग इट इनटू डिफरेंट एसेट क्लासेस एज वेल. ट्रू एग्जैक्टली. सो ज्यादा रिटर्न्स को चेस मत कीजिए, डाइवर्सिफाई करने की ट्राई कीजिए. एंड ऑलवेज रिमेंबर, एक डिसेंट 12% का रिटर्न इज अ वेरी गुड रिटर्न. या और डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्ट होता है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग.
Yes, when exactly. investing हमें downside risk सबसे कम चाहिए. हाँ. So please, this is where we are going to stop talking. Just take it all in. What we are trying to say here is diversify कीजिए and always make sure कि आपने 100% कोई एक चीज में इन्वेस्ट नहीं करना है. Yes, that is Yeah. very important. And also make sure that you hire a good फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि टाइमली एडवाइस के हिसाब से आपका रेशियो और एलोकेशन चेंज करता रहे बेस्ड ऑन योर करंट सिचुएशन एंड what your age is, what your risk factor is. So I think we are done with most Yes, of everything we that we covered did here, everything. right? So Yeah. if you're watching this on YouTube, please make sure that you subscribe. Please hit subscribe for my sexy hair that will be vanishing in the next week because I'll be finally going for a haircut. Finally इंसान जैसा लगेगा. Yeah, exactly. अभी तो बहुत हीरो जैसा लग रहा हूँ मैं इसलिए. So please like, share, subscribe, follow, and I'll be putting all the links for my Instagram down as well. If you have any questions, just email us, DM us on Instagram, and we'll get back to you with all the answers that you need. And that was our time for today. Yeah, thank you for watching us. We'll see you in the next video. Bye. Adios.